Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to continue with our NCERT marathon series. दो चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर चैप्टर 3. Now, those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. तो जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या इस चैनल पे आए हैं, आप लोग प्लीज़ ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे NCERT मैराथन के बाद जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इसका जो PDF है वो मैं यहीं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी. ठीक है, तो इस टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सोशोलॉजी में पढ़ने होते हैं. आई होप जो लोग फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी. कोई भी डाउट होगा यू हैव टू आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन. आप लोग मुझसे कॉमेंट पे पूछ सकते हो. मैं लास्ट में अपना पर्सनल टेलीग्राम भी शेयर करती हूँ, वहाँ पर भी मुझसे तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, बात कर सकते हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी, और आज है हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन. ओके, सो लास्ट के दो चैप्टर इसके बाद बचेंगे जो मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करूंगी और उसके बाद हम लोग जो हमारी सेकेंड बुक है उसको स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में. दिस बुक बिगिन विद अ डिस्कशन अबाउट इंटरैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ये बुक जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको इंडिविजुअल और सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें बताई थी. मैंने आपको बताया था कि कैसे द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइवेट स्पेयर और पब्लिक स्पेयर क्या होता है. राइट, ये सारी बातें हम लोगों ने चैप्टर 1 में की थी. देन वी मूव्ड फॉरवर्ड एंड हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की. आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन की. नाउ व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे. ठीक है, ना ये सारी चीज़ें जो भी NCERT में दी हैं ये एक इंट्रोडक्शन जैसी है. तो दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और लेट्स से एनी अदर एग्जाम अदर देन 11th 12th और CUET UG, तो आप लोगों को थोड़ा और इन डेप्थ इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा. सो हम लोगों ने अब तक क्या क्या एक्चुअली कवर किया है. हम लोगों ने इंडिविजुअल और सोसाइटी में डिफरेंस पढ़ा, हम लोगों ने स्टेटस, रोल, ये सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको बताए. राइट, ना दे आर नॉट लाइक रोल्स अ फिल्म एक्टर मे और मे नॉट ऑप्ट. मैंने आपको बताया था रोल क्या होता है. कोई फिल्म में अगर आप रोल कर रहे हो तो वो रोल अलग हो जाएगा. राइट, there are social institutions that constrain and control, punish and reward. Now there are some social institution in society जो हमें देखने होते हैं. Now what are these social institution? जो लोग पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं उनको लगेगा कि यार क्या है ये social institution. तो देखो, सोसाइटी में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें कॉन्स्ट्रेन करते हैं, फोर्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हमें पनिश करते हैं और हमें रिवॉर्ड भी देते हैं. ठीक है, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये माइक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं और ये मैक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो हमारा फैमिली क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. देखो, ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जो बहुत जनरल होते हैं. ओके, जैसे अगर हम फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली एक ऐसा, यू कैन से सोशोलॉजी में अगर देखो तो एक ऐसा चीज़ है जो सबकी लाइफ में होता है. ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट की फैमिली बहुत पॉजिटिव हो सकता है किसी स्टूडेंट की फैमिली बहुत निगेटिव हो, या फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट की जो फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर हो, जॉइंट फैमिली हो. कोई हो सकता है जिसकी न्यूक्लियर फैमिली हो, यानी छोटी फैमिली हो, मम्मी पापा और भाई बहनों बस. तो ये जो फैमिली है ये सब में कॉमन है, सबकी लाइफ में ये फैमिली होती है. तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोसाइटी में सबकी लाइफ में होते हैं. ठीक है, ये मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ फॉर दोज जो इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. अभी आगे जाके हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है. अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सोशोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं. दो पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको बताए वो हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में वो लोग आते हैं जो सोसाइटी में हर चीज़ का फंक्शन देखते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वो आते हैं जो देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी इक्वल नहीं है, हर चीज़ में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है. ठीक है, तो वो हर चीज़ का फंक्शन की बात नहीं करते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले. तो इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्लास एंड
बिल्कुल भी डरने की गाइस ज़रूरत नहीं है जिनके लिए सब्जेक्ट न्यू है। अभी धीमे धीमे जैसे सारे टर्म्स आपको पता चलेंगे, चीज़ें पता चलेंगी, यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। मैं खुद सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, स्टिल आई लव दिस सब्जेक्ट एंड सी हाउ आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बैकग्राउंड नहीं है, कुछ पता नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या, एक जिस जैसा हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, दिस चैप्टर पुट्स फोर्थ अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ सम ऑफ द सेंट्रल एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड, नेमली फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन। नाउ गाइस, फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे आपको करनी है वो ये है, यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मतलब आगे जितना भी तुम लोग सोशोलॉजी पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो तुम्हें इन डेप्थ पढ़ने होंगे, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप। नाउ किनशिप तुम लोगों को नया लग सकता है कुछ, तो मैं बताऊंगी क्या है किनशिप। इसके बाद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, देखो, अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन वो कुछ भी है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं और वो इस्टेब्लिश्ड रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ लॉ होता है, कुछ कस्टम होता है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करती है, राइट। जैसे अगर अभी लेट्स अज्यूम, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके, लेट्स अज्यूम अभी मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती हूँ, तो मेरी फैमिली मुझे मना करेगी ना कि सिगरेट मत पियो, है ना। ऐसे ही अगर मैं कोई क्राइम करूँगी तो जो लॉ है, पुलिस है, वो मुझे पकड़ लेगी, है ना। ऐसे ही अगर रिलीजन में आप कोई गलत चीज़ करेंगे तो आपको रिलीजन बताएगा कि ये नहीं करना चाहिए, है ना। एजुकेशन की बात अगर हम करें तो अगर जैसे स्कूल में तुम लोग कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ बुरा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। सो बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं, यानी वो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें मानने पड़ते हैं एज वी ग्रो अप एंड यू नो, जितना भी लाइफ में हम आगे जाते हैं, ये सारे रूल्स हमें हमेशा दिखते हैं और हम इन्हें फॉलो भी करते हैं, राइट। नाउ whose regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules into account। तो ये सारे जो रूल्स हैं, these are very important part of society and that is why हमारे लिए सोशोलॉजी में ये सब कुछ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हम पे कॉन्स्ट्रेन भी इम्पोज करते हैं, यानी कुछ चीज़ों में हमें रोकते हैं, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ह्यूमन बींग्स विदाउट इंस्टीट्यूशन हो तो वो कुछ भी करेंगे, राइट। मान लो किसी सोसाइटी में अगर लॉ नहीं है, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस सिस्टम नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो लोग कैसे होंगे फिर, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी व्यूड एज एन एंड इन इट सेल्फ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें सोशोलॉजी में भी तुम लोग देखोगे जहाँ पर इंस्टीट्यूशन को एक एंड की तरह देखा गया है, यानी इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है, इट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। जैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा रहेगा, उसके अंदर के जो लोग हैं, जैसे मान लो अभी मैं हूँ, है ना, अभी मैं, मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे बाद मेरे जो बच्चे होंगे वो होंगे, उनकी डेथ होगी, उनके बच्चे जो होंगे वो होंगे। तो फैमिली का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा रहेगा। एंड इन इट सेल्फ का मतलब यहाँ पे ये है। रिलीजन का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सालों से है, राइट, और वो आगे भी रहेगा। ओके, आई होप गाइस तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताना, ओके, कमेंट में ना। पीपल हैव व्यूड फैमिली, रिलीजन, स्टेट और इवन एजुकेशन एज एन एंड इन इटसेल्फ। तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ये हम लोग इसको कैसे एंड की तरह देखते हैं, इन सारे पांचों इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन को, राइट। सो अभी हम लोग और देखते हैं चीज़ें, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2 इंपॉर्टेंट व्यू, जो कि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू। अभी क्योंकि बेसिक्स चल रहे हैं इसलिए खाली ये 2 व्यू पढ़ने हैं, और भी व्यूज़ होते हैं सोशोलॉजी में जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो जो एनसीईआरटी में दिया है अभी वही पढ़ेंगे। ओके, देखो, अ फंक्शनलिस्ट व्यू अंडरस्टैंड्स सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। मैंने आपको बताया फंक्शनलिस्ट वाले लोग जो होते हैं, जो लोग फंक्शनलिज्म को फॉलो करते हैं, वो क्या मानते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ भी है उसका कुछ फंक्शन है। फंक्शन है मतलब कोई भी हमारी ज़रूरत है उसको वो पूरा कर रहा है,
ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स, यानी सोशल नीड्स को हमारी पूरी करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना। अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली एंड रिलीजन आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो आ जाएगा फॉर्मल में। अब देखो क्या है ये इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो देखो जब कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर रिटन रूल्स नहीं होते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल मान सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसे एक इनफॉर्मल सेटिंग मान सकती हूँ। वाई? बिकॉज यहाँ पर कोई भी हमारे बीच एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है ना। आपने कोई एप्लीकेशन दे के मेरी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो ये एक इनफॉर्मल सेटिंग है। बट अगर लेट्स से मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो मुझे वहाँ पे प्रॉपर इंटरव्यू दे के फॉर्म्स वगैरह फिल करके, है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब वहाँ पे अगर मैं पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल सेटिंग, क्योंकि वो लोग भी एक प्रोसीजर और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर मुझसे पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने टीचर्स को ट्रोल करने लगते हैं, राइट, कुछ भी बोलते हैं बिकॉज दे नो कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, है ना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो अगर हम रिलीजन और फैमिली की बात करें तो वो इनफॉर्मल में आएगा, और अगर हम लॉ, एजुकेशन, इन सब की बात करें तो वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आएगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नाउ कॉन्फ्लिक्ट व्यू की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट व्यू में क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली। कॉन्फ्लिक्ट वाले ये कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी इक्वली नहीं है, यानी अगर कोई टॉप पोजीशन पे होगा तो कोई लोअर पोजीशन पे भी होगा। तो इनके बीच में हमें क्या देखने को मिल रही है, इनइक्वालिटी। एक अमीर है तो दूसरा गरीब है, एक के पास बहुत सारे यू कैन से रिसोर्सेज हैं, दूसरे के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट ये कहता है कि हमेशा सोसाइटी में ऐसा होता है। ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस वेदर फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बी इट क्लास, कास्ट, ट्राइब और जेंडर। इन्होंने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से फैमिली को देखना है तो आप कैसे देखेंगे कि फैमिली में क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो फीमेल्स होती हैं उनकी वैल्यू कम होती है ना। मेल्स जो होते हैं उनको ब्रेड विनर कहा जाता है, वो पैसे कमा सकते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हाउसवाइफ और इन सब कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। सो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट इन द सेम प्लेस, आर नॉट इक्वल, राइट। सो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट व्यू से देखोगे चीज़ों को तो ऐसे देखोगे। अब इसी सेम चीज़ को अगर मैं फंक्शनलिस्ट व्यू से देखूँ तो मैं क्या देखूंगी कि नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं। जो हस्बैंड है वो बाहर जाके पैसे कमा रहा है और जो वाइफ है वो घर का ध्यान रख रही है। सो देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ स्टेबिलिटी, राइट। सो ये हो गया फंक्शनलिस्ट व्यू। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट में ये डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग तरीके हैं, यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का। ओके कोई हो सकता है जो इसको फंक्शनली देख सकता है और कोई हो सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट देख सकता है। और ये हर चीज़ में है, क्लास के बेस पे आप देख सकते हो, कास्ट के बेस पे देख सकते हो। जैसे जैसे आगे सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी ना। द डोमिनेंट सोशल सेक्शन नॉट ओनली डोमिनेट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द रूलिंग क्लास आइडियाज बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ सोसाइटी। अब देखो ये क्या कहता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये कहता है कि जितना भी रूलिंग क्लास है, देखो दो तरह के क्लास होते हैं, ये चीज़ याद रखना। पहला होता है रूलिंग क्लास, वो जो रूल कर रहा होगा, और दूसरा होगा वो जिसके ऊपर रूल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जितने भी आइडियाज़ हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं ना वो एक्चुअली ये डोमिनेंट वाले जो लोग हैं इन्हीं के सारे रूल्स हैं, ठीक है। जो बेचारे हैव नॉट हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे इस केस में। ओके ना, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया दैट देयर आर जनरल नीड्स ऑफ सोसाइटी। सो यहाँ पर जो फंक्शनलिस्ट व्यू हमने देखा कि नीड बेस्ड होता है, यहाँ इसका जस्ट अपोजिट है कॉन्फ्लिक्ट व्यू में। सो दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके गाइस, आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर। फिर भी नहीं समझ में आता है तो शॉर्ट वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको देख लेना। वो मैंने बहुत पहले बनाया था और मैंने उसमें कॉन्फ्लिक्ट व्यू और ये फंक्शनलिस्ट व्यू दोनों अलग अलग समझाए थे, ठीक है। तो वो थोड़ा हाई लेवल का है बट मैंने वहाँ पे बहुत सिंपल वे में समझाया है, तो तुम लोग देख सकते हो। ओके, एंड इफ यू गाइज वांट, नहीं मिले वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन्ड कमेंट। ओके, नाउ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है वो यही है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू। तो अब हम लोग
पहले तो जनरल व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे कि अब आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजी में कि फैमिली सोशियोलॉजिकली होता क्या है. इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज फैमिली, देन यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज फैमिली. ठीक है, ऐसे तो सबको पता है कि हाँ हमारी फैमिली है, फैमिली में मेंबर होते हैं, फैमिली का मतलब परिवार होता है, बट नो, यू हैव टू सी सम टेक्स्ट बिकॉज यू हैव टू राइट द आंसर्स. चाहे वो 11 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, अल्टीमेटली आपको आंसर लिखना है. ठीक है, और अगर आप किसी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको बेसिक्स तो चाहिए ही. चलो स्टार्ट करते हैं. फैमिली, मैरिज और किनशिप सबसे पहले समझते हैं. देखो, परहैप्स नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन द फैमिली. सबसे नेचुरल चीज जो हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में वो क्या है? फैमिली. क्योंकि सबकी फैमिली होती है. जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ के, राइट? जैसे तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम्हारी मदर क्या करती हैं, राइट? तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी फैमिली का सरनेम क्या है, ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में, राइट? सो ये काफी नेचुरल वे होता है ना? Often we are prone to assume that all families are like the ones we live in. हमें ऐसा लगता है कि जैसी हमारी फैमिली है वैसे ही सबकी फैमिली होती है, राइट? कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगा होगा, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? नाउ नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर्स मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग. देखो, फैमिली एक ऐसा, ये सारे जितनी भी चीजें मैंने बोल्ड में करी हैं गाइस, यू हैव टू रिमेंबर, ओके? ना, फैमिली इकलौता ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सल है. यानी कहीं भी जाओगे, किसी भी सोसाइटी में जाओगे, तुम्हें फैमिली का कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा. और अनचेंजिंग है. अनचेंजिंग मतलब कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में हमें देखने को मिलता है कि वो एक जैसी होती हैं और अनचेंजिंग होती हैं, जल्दी उसमें चेंजेस नहीं होते. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे रिलेट करेंगे कि घर में हमने देखा है कि मम्मी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड होती हैं, यानी हम अपनी सारी बातें मम्मी से शेयर कर लेते हैं. और पापा जो हैं वो बहुत ही रफ एंड टफ साइड होते हैं, यानी उनसे एक डर बना रहता है. ना, आप सबने ये चीज़ नोटिस की होगी, राइट? दैट मदर जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं हमेशा, एंड उनसे हम कोई भी बात कर लेते हैं. बट ऐसा सबके केस में ज़रूरी नहीं है. यू विल फाइंड मैनी अदर फैमिलीज ऐसी भी जहाँ पर फादर ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं एंड मदर थोड़ा सा एंग्री टाइप होती हैं, है ना? तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेंजेस, बट ज़्यादातर ओवरऑल हमें अनचेंजिंग बिहेवियर देखने को मिलता है. ठीक है ना? Sociology and social anthropology have over many decades conducted field research across culture to show how the institution of family, marriage and kinship are important in all society. बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पर हमें ये देखा कि सारे सोसाइटी में ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर सोसाइटी में. जब भी आप किसी सोसाइटी को पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले आप वहाँ का फैमिली, मैरिज, किनशिप ही पढ़ोगे, राइट? कि अच्छा यहाँ पे फैमिलीज ऐसी होती हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आप इंडिया की फैमिली के बारे में सोचो और आप वेस्टर्न लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ की फैमिलीज देखो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा. इवन थ्रू मूवीज ऑल्सो यू कैन सी देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस, राइट? हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं जब पेरेंट्स की एज हो जाती है ना, दे बिकम ओल्ड. बट बाहर क्या होता है, बच्चे आफ्टर 18, आफ्टर 17 दे मूव आउट फ्रॉम द प्लेस. बट हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स बाहर नहीं अलाउ करते हैं जाना, राइट? सो हमारे यहाँ एक कम्युनिटी वाली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा यू कैन से टुगेदरनेस वाली फीलिंग है, बट बाहर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस दैट यू कैन सी अक्रॉस सोसाइटी, राइट? जिस भी सोसाइटी में जाओगे तुम्हें डिफरेंस मिलेगा. तो सोशोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च हुई है और तब जाके ये पता चला कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? They have also shown how the family is linked to economic, political, cultural and educational public sphere. देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक इंटर रिलेट करता है. जैसे अगर तुम फैमिली पढ़ रहे हो तो तुम उसका फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो चाइल्ड पे कैसा है, या फैमिली का जो इम्पैक्ट है या कास्ट का जो इम्पैक्ट है वो फैमिली पे कैसा है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैमिली की कैसी है. तो इसमें क्या है ना कि एक इंस्टीट्यूशन को तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो दूसरे इंस्टीट्यूशन से या फिर और इंस्टीट्यूशन से और अपना पूरा प्रॉपर स्टडी कर सकते हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग दैट यू विल सी इन दिस सब्जेक्ट. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम लोग का जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जबकि पेपर 2 जो होता है वहाँ पर इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें वो क्या करेंगे कि फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके उसको एजुकेशन से कनेक्ट कर देंगे, उसको कास्ट और एजुकेशन से कनेक्ट कर देंगे. सो दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज फैमिली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली, बट दे विल आस्क यू कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन एजुकेटेड फीमेल्स, है ना? इस तरीके से
कुछ ना कुछ तुम्हें क्वेश्चन बना के वो देंगे जहाँ पर तुम सोचो, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करो, राइट। चलो, तो यहाँ पर क्या है, देखो फैमिली जो है वो एक प्राइवेट स्पेयर है। सबकी फैमिली जो होती है उनके सब प्राइवेट ही होता है ना। हम अपनी फैमिली की चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट लाइफ। सो फैमिली जो है वो पब्लिक स्पेयर की चीज़ों से भी कनेक्ट हो सकती है। पब्लिक स्पेयर में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशन, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के टॉपिक में, आई होप यू गाइज रिमेंबर, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्पेयर। सो वही चीज़ है कि हम प्राइवेट और पब्लिक को आपस में इंटरलिंक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। Now, according to functionalists, the family performs important tasks which contribute to society's basic need and help perpetuate social order. मैंने आपको बताया functionalist लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि फैमिली बहुत सारे important टास्क प्ले करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सोसाइटी की नीड्स को पूरा करती है, सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करती है, राइट। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फंक्शन बेस्ट इफ वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मेन अर्न द फैमिली। देखो मैंने आपको भी बताया फंक्शनलिस्ट वाले क्या कहेंगे कि ये अच्छी बात है कि वुमेन जो है वो घर के काम करती हैं, हाउसवाइफ होती है, क्योंकि घर का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए, और जो मेन है वो बाहर जाके पैसे कमाते हैं, इससे एक बैलेंस और स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। In India, studies however suggest that families need not become nuclear in an industrial pattern of economy. This is but one example to show how trends based on experience of one society cannot be generalized. अब देखो बहुत बार हमने ये देखा है कि जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है तो उनको एक न्यूक्लियर फैमिली बनानी पड़ती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है ज़रूरी। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली भी रहती है और वो लोग बाहर काम भी करते हैं, राइट। द न्यूक्लियर फैमिली इज सीन एज अ यूनिट बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बाय फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली है ना, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है छोटी फैमिली। छोटी फैमिली इन द सेंस हस्बैंड, वाइफ और लेट्स से चाइल्ड या चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होगा, इनके मम्मी पापा भी आ जाएंगे, यानी ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली है ना ये बढ़िया है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा करती है, ओके ना। इन सच अ फैमिली वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड होम व्हाइल द सेकेंड एडल्ट टेक केयर ऑफ द होम। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हस्बैंड जाता है काम करने, वाइफ अपने घर को देखती है, बच्चों को देखती है, राइट। अब यहाँ पर देखो एक थिंकर आते हैं, इसमें तो गिडन्स लिखा है बट ज़्यादातर हम लोग इसको टैलकट पार्सन के साथ अटैच करके देखते हैं, जहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड इमोशनल रोल। हमने ये देखा है कि इस वजह से फंक्शनलिस्ट क्या कर रहा है, फंक्शनलिज्म वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो कर रहे हैं हस्बैंड्स यानी ब्रेड विनर, और जो इमोशनल रोल है, जो इफेक्टिव है, जहाँ पे अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, वो कर रही हैं वुमेन्स, ठीक है। सो ये कैसे आया, देखो सोशोलॉजी में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी करते हैं। एम्पिरिकल स्टडी मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज करके हमें ये फैक्ट पता चला है, ओके। सो अभी और आगे देखते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा हो। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ओके। बार बार मैं ये कह रही हूँ बिकॉज आई वांट माय स्टूडेंट्स टू आस्क डाउट सो दैट आई कैन सॉल्व इट, ओके ना। देखो द विजन इज क्वेश्चनेबल नॉट जस्ट बिकॉज इट इज जेंडर। अब देखो फंक्शनलिस्ट वाले ये कह सकते हैं, है ना, कि ये इंस्ट्रूमेंटल रोल हो गया, ये हो गया इफेक्टिव रोल, बट यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो कॉन्फ्लिक्ट व्यू से चीज़ों को देखेगा वो कहेगा नहीं ये तो गलत है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, ये तो इनइक्वालिटी है सीधा सीधा कि वुमेन के ऊपर आपने इफेक्टिव वाली चीज़ें डाल दी, है ना। अब देखो दिस विजन इज क्वेश्चनेबल नॉट जस्ट बिकॉज इट इज जेंडर अनजस्ट but because empirical studies across culture and history show that it is untrue. Indeed, as you will see in the discussion on work and economy, how in contemporary industry like garment export women from a large part of labor force. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि ये जितना भी इन्होंने बोला ना कि मेन ही होते हैं ब्रेड विनर, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी आगे जब हम लोग वर्क एंड इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग ये चीज देखेंगे। सच अ सेपरेशन ऑल्सो सजेस्ट दैट मेन आर नेसेसरली द हेड ऑफ हाउस होल्ड। और इस चक्कर में ये जो इन्होंने बताया ना इंस्ट्रूमेंटल रोल, इफेक्टिव रोल, इसमें क्या होता है कि पावर जो है वो मेन को दे दी जाती है,
राइट, चीज़ों को ऐसे देखेंगे कि नहीं मैन ही सब कुछ है। अब देखो, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, when men migrate to urban areas, women have to plug and manage the agricultural fields. Many a time, they become a sole provider of their family. Such households are known as female-headed household. अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ men ब्रेड विनर होता है, फीमेल्स भी ब्रेड विनर होती हैं और फीमेल्स भी हाउस होल्ड को हेड कर रही होती हैं, दैट मीन्स घर को चला रही होती हैं। ठीक है, तो विडोहुड भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब तो वुमेन कर रही है सारा काम, ऐसा तो नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंटल रोल कर ही नहीं सकती। योर अंडरस्टैंडिंग। देखो, धीमे धीमे ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझनी होंगी, तभी सब्जेक्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पर इम्पिरिकल वर्ड जो है वो बहुत बार यूज होगा आगे सब्जेक्ट में। इम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। सोशियोलॉजी में हम लोग किसी भी तरह का लेबोरेटरी वाला एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लोगों को जाके लैब में तो फेंक नहीं देंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एविडेंस या फिर एक्सपीरियंस की बेस पे स्टडीज करते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना। Now, there are some types of family forms, some variations that we are going to see now. कुछ important you can say types हैं family के जो आपको पता होने चाहिए, जो कि NCERT में दिए हुए हैं, right? Now, a central debate in India has been about the shift from nuclear family to joint family. We have already seen how sociology question common sense impressions. The fact is that nuclear families have always existed in India, particularly among deprived caste and class. अब देखो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में। ठीक है, द सोशोलॉजिस्ट A.M. शाह रिमार्क्स दैट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द जॉइंट फैमिली हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, यानी हमारे फ्रीडम के बाद वाला जो इंडिया है, वहाँ पर A.M. शाह ने ये स्टडी किया था कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो बढ़ रहे थे। नाउ दिस इज A.M. शाह। A.M. शाह का नाम आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखोगे इफ़ यू गाइज विल स्टडी फैमिली का टॉपिक। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है जॉइंट फैमिलीज पे, प्लीज़ रिमेंबर। सो इन्होंने ये देखा कि ऐसा क्यों हुआ, जॉइंट फैमिलीज क्यों बढ़ रही थी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बढ़ चुकी थी। ठीक है, लोगों का जो एवरेज लाइफ था वो 32 से 33 ईयर्स तक था। देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेडिसिन नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जो लाइफ स्पैन हमारा होता था वो कम होता था, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी। जैसे कोई बहुत बड़ी डिजीज़ हो गई, नाउ इफ़ यू डोंट नो द ट्रीटमेंट फॉर दैट डिजीज़, तो जाहिर सी बात है कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो धीमे धीमे जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी तो इंडिपेंडेंस के बाद हमें ये देखने को मिला कि फैसिलिटीज़ के बढ़ने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से लोग जो हैं वो 55 ईयर्स तक रहने लगे। ठीक है, इस वजह से हमें जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिली। अब देखो, ये कोई कॉमन सेंसिकल बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये एक सोशोलॉजिकल स्टडी है जो A.M. शाह ने करी है। यूर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि सोशोलॉजी में हम लोग चीज़ों को किस तरीके से पढ़ते हैं और एक्चुअल में कॉमन सेंसिकल क्या होता है। ओके, now more old people, more joint family because elderly parents usually live with their son's daughter. तो जब life expectancy बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है elderly parents भी बढ़ेंगे, right? Many elderly people in India live in joint families, so we shouldn't just believe in common idea that joint families are disappearing. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि joint families खत्म हो रही हैं। ठीक है ना, सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट कॉमन सेंस। Please remember guys, it is very important. We should do careful research, that is empirical study, to understand family trend. So ये जो empirical study है ना, this plays a huge role in sociology. Okay? यानी you will go, you will experience things, you will study, then you will come to conclusion. You will not make your conclusion on the basis of common sense. Okay? सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो गाइज, बिकॉज ऑल दीज बेसिक आइडियाज़ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी बेटर इन फ्यूचर। अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट का। ओके, नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोशोलॉजी जो भी हम लोग देखेंगे, उनके बेसिस देख लो। पहला तो है रेजिडेंस के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको रेजिडेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। देन इनहेरिटेंस और लीनिएज के बेसिस पे। नाउ मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो कि इनहेरिटेंस और लीनिएज क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमारा यू कैन से जनरेशन टू जनरेशन कैसे फैमिली चलता चला आ रहा है। ठीक है, जैसे मेरे फादर जो हैं उन्हीं से चीज़ें मैंने इनहेरिट की हैं,
राइट आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका मे बी थोड़ा बहुत जो बेसिक एटीट्यूड होता है, नेचर होता है, वो आपके पेरेंट्स की तरह हो सकता है, बिकॉज यू हैव इनहेरिटेड दोज थिंग्स. सो इनहेरिटेंस और लीनियज के बेसिस पे हम लोग देखेंगे. अथॉरिटी एंड डोमिनेंस के बेसिस पे देखेंगे, यानी कौन है जो पावर में है. ठीक है, सो ये 3 बेसिक आइडियाज़ हैं जिनके बेसिस पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली. नाउ और भी बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पे स्टिक हैं, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थीम्स जिसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या टाइप्स आते हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ मैरिज. देखो, सबसे पहला आता है रूल ऑफ रेजिडेंस. रेजिडेंस मतलब कि आप रहते कहाँ हो. रेजिडेंस मतलब क्या होता है, आपका घर, आपका एड्रेस, राइट. अब देखो, यहाँ पर तुम लोगों को बार बार मेट्री लोकल, पेट्री लोकल, बाकी नीचे देखो मेट्री लीनियल, मेट्री लोकल, या फिर पेट्री लोकल, पेट्री लीनियल, तो ये सारी चीज़ें जो अभी देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि मेट्री जो है वो ज़्यादातर सोशोलॉजी में एसोसिएटेड होता है फीमेल से. फीमेल वाइफ हो सकता है, मदर हो सकती हैं, ठीक है. ओके, ये चीज़ याद रखना. पेट्री वर्ड जो है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है मेल के लिए, या फिर फादर, राइट, या फिर हस्बैंड. ओके, सो सबसे पहले तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 थिंग्स कि मेट्री पेट्री किस तरीके से सोशोलॉजी में यूज होता है. देखो, विथ रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेजिडेंस, फैमिली फॉर्म कैन ईदर बी मेट्री लोकल और पेट्री लोकल. In the first case, the newly married couple stays with the woman's parents, whereas in the second, couple lives with man's parents. यानी कि अगर couple once a couple get married, तो अगर वो वाइफ के पेरेंट्स के साथ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, मेट्री लोकल. मैंने आपको बताया मेट्री मतलब मदर हो सकता है, तो यहाँ पर लड़की के घर के साथ रहेगा कपल. ठीक है, सो ये हो जाएगा मेट्री लोकल, राइट. हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ अगर रहेंगे तो वो हो जाएगा पेट्री लोकल. अच्छा, लोकल मतलब क्या है, रेजिडेंस, राइट. सो प्लीज गाइज ये चीज याद रखना कि व्हाट इज मेट्री लोकल एंड व्हाट इज पेट्री लोकल. ठीक है ना. इनहेरिटेंस के बेसिस पे देखते हैं. विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, द फैमिली फॉर्म कैन बी मेट्रीलिनियल और नॉट मेट्री लोकल. यहां पर होगा पेट्रीलिनियल. ठीक है, गलत लिखा हुआ है. 2 तरह के यहाँ पे होते हैं, या तो मेट्रीलिनियल या फिर पेट्रीलिनियल. ठीक है, पहले केस में क्या होगा, इनहेरिटेंस राइट्स आर पास डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर एंड लीनिएज इज ट्रेस्ड फ्रॉम मदर्स साइड. यानी आप अपना जो लीनिएज है वो अपने मदर की साइड से अगर देख रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे मेट्रीलिनियल फैमिली. ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्स वगैरह में तुम लोगों को मेट्रीलिनियल फैमिलीज देखने को मिलेंगी. सेकेंड केस जो होता है जहां पर हम लोग अपने फादर के साइड से लीनिएज को देखते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है पेट्रीलिनियल. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, सो दिस इज पेट्रीलिनियल. ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स रूल ऑफ अथॉरिटी एंड डोमिनेंस. अब अथॉरिटी और डोमिनेंस के बेसिस पे भी 2 होते हैं, दैट इज पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल. अब देखो, ये पेट्री मेट्री कंसिस्टेंट है, तीनों में ही है, राइट. तभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पेट्री मेट्री यूज होता है सोशियोलॉजी में. Now, a patriarchal family structure exists where the men exercise authority and dominance, and matriarchy where the women play a major role in decision making in the family. So, पेट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है, जहां पर जिस फैमिली में मेन सारा अथॉरिटी एंड डोमिनेंस एक्सरसाइज करते हैं. जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके फादर जो हैं वो हेड हैं, सारी चीज़ें फादर से पूछ के ही होती हैं, तो वो एक पेट्रियार्कल फैमिली है. हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हमें पेट्रियार्कल फैमिली देखने को मिलती है. साउथ में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मेट्रियार्कल फैमिली भी देखने को मिलेगी, राइट. सो मेट्रियार्कल कौन सी होती है, जहाँ पर वुमेन इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो वुमेन लेती है. ठीक है, सो आई होप गाइज आपको क्लियर होगा व्हाट इज मेट्री लोकल, पेट्री लोकल, व्हाट इज मेट्रीलिनियल, पेट्रीलिनियल, एंड व्हाट इज योर पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल. मेक श्योर कि आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस क्लास फॉर 11th स्टैंडर्ड. आप लोगों को तो ज़रूर से इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं. एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक ऑप्शनल एज सोशियोलॉजी, तो आप लोगों को भी कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, सो दैट यू कैन ऑलवेज रिविजिट एंड सी दिस थिंग्स. ओके,
नाउ फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल स्पेयर्स ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोशोलॉजी में। अगर हम फैमिली को पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ आइसोलेट होकर सिर्फ फैमिली को नहीं पढ़ेंगे, व्हाट इज़ फैमिली, फैमिली के टाइप्स क्या है, बट वी विल अंडरस्टैंड कि फैमिली की वजह से इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, फैमिली की वजह से एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, या एजुकेशन की वजह से फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर इन सोशोलॉजी, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग, ओके। Now, we usually think of family as something separate from things like economy, politics. देखो वही चीज़ लिखी है. But in reality, the family is closely connected to society as a whole. What happens in the economy or politics often affects families. One example is from Germany after its unification in 1990s. After unification, the new German government stopped many welfare schemes that used to support family. Because of this, people felt financially insecure. ठीक है. As a result, many people decided not to get married. This is called unintended consequence, something that happens as a result of change but was not planned. अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, कैसे इन्होंने समझाई है ये चीज़ कि इकोनॉमी या पॉलिटिक्स जो है वो भी हमारे फैमिली पैटर्न को, फैमिली को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। देखो, one example is from Germany. After its unification in 1990, after unification, the new German government stopped many welfare schemes. जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो उसने वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दिया, जिससे कि जो फैमिलीज़ हैं जिनको उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था उनको प्रॉब्लम हो गई। और इसकी वजह से जब पैसे की प्रॉब्लम हो गई तो बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो शादी ही नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ यू विल गेट मैरिड यू विल हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट, पैसे तो चाहिए होंगे। तो ये देखो क्या है, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ कैसे इम्पैक्ट हो गई, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये हो, बट ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था, यानी दे डोंट वांटेड दैट टू हैपन बट इट हैपेंड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि कैसे फैमिली, इकोनॉमी, ये सब आपस में रिलेटेड हो सकता है, राइट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो अगर कल को हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो जाए कि आपको जॉब्स ना मिले तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जब जो पेरेंट्स हैं फैमिली में, वो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे। जब उन्हें पता है आगे जाके जॉब मिलनी नहीं है, जब उन्हें पता है आगे जाके तुम पढ़ाई करके अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई कि उनका जो बच्चा है वो कोई बिजनेस कर ले। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर आगे जाके जॉब्स नहीं होंगी, इकोनॉमी हमारा अच्छा नहीं होगा, तो फैमिलीज़ जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम को भी किस तरीके से अफेक्ट कर देंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशोलॉजी में कैसे हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ये सब आपस में कैसे लिंक्ड हैं, ठीक है ना। दिस शोज दैट फैमिली लाइफ एंड किनशिप आर इफेक्टेड बाय लार्जर इकोनॉमिक इवेंट्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो फैमिली लाइफ है, हमारा किनशिप है, किनशिप अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये कैसे इकोनॉमिक इवेंट से अफेक्ट होता है, ठीक है। बट द वे फैमिलीज चेंज इज नॉट ऑलवेज द सेम एवरीवेयर। सब जगह फैमिली एक तरीके से चेंज नहीं होती है। डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, हर जगह पे अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। नाउ when families change it doesn't mean old tradition disappear। अगर कोई फैमिली चेंज हो रही है it doesn't mean कि आपके जो पुराने ट्रेडिशन है वो चले जाएंगे। old and new things often exist together। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, राइट। दे आर वॉचिंग व्हाट्सएप एंड हर छोटी मोटी फेक न्यूज़ पे दे आर बिलीविंग। सो दे आर चेंजिंग, अभी वो लोग चेंज हो गए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशन है, कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे कि मोबाइल मत चलाओ ज़्यादा और ये सब न्यूज़ ख़राब होती है, यू कांट डू दैट, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में हम लोग अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। सो ओल्ड एंड न्यू थिंग्स आर ऑफन एग्जिस्टिंग टुगेदर, यानी पुरानी चीज़ें भी हैं, यानी हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्रेंडली भी नहीं हो सकते हैं, राइट। सो ओल्ड जो थिंकिंग है वो भी है, साथ में पेरेंट्स इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करने लगे हैं, सो दे आर ऑल्सो चेंजिंग, तो न्यू थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग, ओके। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती हैं। चेंज एंड कंटिन्यूटी बोथ हैपन एट द सेम टाइम। देखो चेंज जो है वो होता रहता है और हमारी जो लाइफ है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है। जैसे यू गाइस कैन थिंक कि कोविड के पहले का टाइम कैसा था और कोविड के बाद का टाइम कैसा है। जैसे बहुत सारे ऐसे जॉब्स थे जो कोविड के पहले थे, राइट, और अभी कोविड के बाद रिमोट जॉब्स आ गए हैं, कितने सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। सो चेंज और कंटिन्यूटी जो है वो साथ साथ चलता है, लाइफ हमारी कंटिन्यू हो रही है और चेंज भी होता जा रहा है,
आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स। मैं बहुत बेसिक वे में आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, इफ़ यू गाइज फील कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, कमेंट कर सकते हो, मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछना। आई डोंट वांट कि जब बेसिक पढ़ रहे हो तो उसमें ही प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आगे जाके ये सब्जेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके now another important part in your NCERT is how gendered is the family, यानी फैमिली किस तरीके से जेंडर को देखती है। now guys if you are new to this subject तो आपको नहीं पता होगा। सो सोशोलॉजी में क्या होता है कि जो सेक्स का कॉन्सेप्ट है और जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल लाइफ में या कॉमन सेंसिकल वे में यू माइट थिंक कि दोनों सेम होते हैं, बट सोशोलॉजिकली अगर हम देखें तो सेक्स में हमारा आता है समथिंग दैट इज़ बायोलॉजिकल। ठीक है, जिस चीज़ के साथ हमारा बॉन्ड होता है दैट इज़ आवर बायोलॉजिकल थिंग, तो वो हमारा सेक्स होगा, यानी या तो हम मेल होंगे या फीमेल होंगे, राइट। जेंडर को हम लोग सोशोलॉजी में देखते हैं दैट इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके नाउ हाउ दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्या होता है ये सोशल कंस्ट्रक्ट। देखो सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा जो कि सोसाइटी ने बनाया है। ओके मैं हिंदी में लिख रही हूँ, सोसाइटी ने बनाया। ओके सो जेंडर क्या है सोशोलॉजी में, जो सोसाइटी ने बनाया है। तो फैमिली किस तरीके से जेंडर को बनाती है दैट यू ऑल्सो हैव टू सी, है ना। देखो अगर नहीं पता है जेंडर के बारे में कुछ भी तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। ओके देखो फैमिलीज ऑफन बिलीव दैट सन्स विल टेक केयर ऑफ पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड। आपने सोसाइटी में ये चीज़ देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा सन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज़ दिस मेंटालिटी कि जो सन है वो आगे जाके हमारा ध्यान रखेगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम ओल्ड हो जाएंगे, जबकि हमारी जो डॉटर होगी, जो बेटी होगी, उसकी शादी कर दी जाएगी तो वो तो चली जाएगी। तो इस तरीके से फैमिलीज हमेशा गर्ल्स को एज अ बर्डन देखती हैं। आई होप ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस क्लास कैन रिलेट टू दिस। एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ उन्हें भी ऐसा फील हुआ होगा, राइट। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ मैनी फैमिलीज स्पेंड मोर मनी एंड केयर ऑन सन। तो सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटों पे यानी सन पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा उनको पढ़ाते लिखाते हैं, बिकॉज दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि आगे जाके सन उनका ध्यान रखेगा, राइट। बट वॉट इज़ द रियलिटी। देखो रियलिटी में जो फीमेल बेबीज़ होते हैं वो बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उनका बेटर चांस होता है सर्वाइवल का एज कम्पेयर टू मेल बेबीज़। ओके नाउ इफ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज यू आर सीइंग थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। आप चीज़ों को साइंटिफिक वे में देख रहे हो, ना कि कॉमन सेंसिकल वे में। कॉमन सेंस क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बट रियलिटी क्या है कि फीमेल बेबीज ज़्यादा बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके नाउ स्टिल इन इंडिया मोर गर्ल बेबीज डाई इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ कंपेयर टू बॉयज। Now, still in India, more girl babies die in the early years of life compared to boys. फिर भी हमें इंडिया में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो अर्ली ईयर्स में ही उनकी डेथ हो जाती है। वाई? बिकॉज फैमिलीज ऑफन निग्लेक्ट गर्ल्स, गिविंग दम लेस फूड, मेडिकल केयर एंड अटेंशन। गर्ल्स को कम केयर दी जाती है एज कम्पेयर टू बॉय, राइट। सो सोशल एटीट्यूड नॉट नेचर आर द रीजन फॉर हाइयर डेथ रेट्स ऑफ गर्ल बेबीज इन इंडिया। सो ये जो हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं ना कि किस तरीके से सन को प्रेफरेंस दी जाती है, और बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा गर्ल्स को अबंडन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। सो वहाँ पर देर इज़ अ सोशल एटीट्यूड। अगर आप एक सोशोलॉजी स्टूडेंट हैं, यू विल नॉट से इट इज़ नेचुरल, यू विल से इट इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। एवरीथिंग इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन सोशोलॉजी। ओके सो बस आपको ये थोड़ा सा बेसिक्स जानने थे, ये सब और इलेबोरेट होगा इन फ्यूचर। ओके नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट फैमिली। ये सारी बातें जो हम लोगों ने की ये फैमिली से रिलेटेड थी। अब हम लोग नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अभी हम लोग बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखो मैरिज हैज़ एग्जिस्टेड इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ थ्रू आउट हिस्ट्री। तो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, राइट। इट हैज़ सर्व्ड डिफरेंट पर्पज इन डिफरेंट कल्चर। हर जगह पर इसका कुछ ना कुछ पर्पज़ है, राइट। द वे पीपल चूज और अरेंज मैरिज पार्टनर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। देखो कई सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि अरेंज मैरिज होती है या फिर हम अपना पार्टनर खुद चूज कर लेते हैं, राइट। सो देयर इज सम काइंड ऑफ कस्टम ट्रेडिशन जो हमें देखने को मिलता है मैरिज के साथ, राइट।
Now, marriage exists in different forms across society depending on how many partners are allowed and who can marry whom. So there are so many rules that we see in society कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, कौन से पार्टनर से अलाउ है, राइट? ये सब हम लोगों ने देखा है जनरली भी. नाउ दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैरिज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी. नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो इसका बेसिस है, यानी कितने पार्टनर्स आपके होंगे, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू. कौन कौन सा? मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी. सो मोनोगैमी देखो क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है वन. प्लीज रिमेंबर दिस, ओके. जहां पर भी आपको मोनो दिखाई देगा उसका मतलब क्या होता है, वन. एंड पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी. ओके, so please remember this. Okay, now monogamy means having only one spouse at a time. एक टाइम पे आपका एक ही पार्टनर होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी. अ मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड अ वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड. तो ये जो हिंदू मैरिज हमारा है इसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है, राइट? मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट. नाउ इवन इन सोसाइटीज वेयर पॉलीगैमी इज अलाउड, मोनोगैमी इज मोर कॉमन इन एक्चुअल प्रैक्टिस. सो पॉलीगैमी कहीं कहीं पर अलाउ होती है. अब मैंने आपको बताया मोनो मतलब वन, तो पॉली मतलब मैनी हो जाएगा, ठीक है? सो मोनोगैमी काफी कॉमन होती है एज कंपेयर टू पॉलीगैमी. नाउ क्या होता है पॉलीगैमी, अभी हम लोग वो भी देखेंगे. नाउ इन मैनी सोसाइटीज पीपल आर अलाउड टू मैरी अगेन आफ्टर डेथ ऑफ स्पाउस और आफ्टर डाइवोर्स दे स्टिल हैव ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम. देखो एक और टर्म होता है जो तुम लोगों को देखने को मिलेगा सोशियोलॉजी में, दैट इज सीरियल मोनोगैमी. सीरियल मोनोगैमी का क्या मतलब है कि लेट से आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है या आपके पार्टनर से आपका डाइवोर्स हो जाता है, तब भी आपका जो पार्टनर होगा वो एक ही होगा. ओके, यू कैन रीमैरी, यू कैन हैव अनदर पार्टनर, बट एट वन टाइम यू विल हैव ओनली वन पार्टनर. ओके, ये चीज याद रखना. इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल मोनोगैमी. ठीक है. विडो remarriage, men marrying again after wife's death has been common, but upper caste Hindu widows were historically denied the right to remarry. So widow जो होती है, जो फीमेल विडो है, उसको अलाउ नहीं होता था पहले रीमैरिज करना, बट बाद में अलाउ हुआ आफ्टर 19th century of social reform. Okay, even today in modern India 10% of all women are widows and 55 of women over age 50 are widows. So ये एक थोड़ा सा डेटा है that you guys can see. अभी हम लोग बात करते हैं पॉलीगैमी पे. तो पॉलीगैमी में होता क्या है, मैंने आपको बताया मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मैनी. सो पॉलीगैमी मीन्स हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम. एक बार में आपके कई स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं. ठीक है, दो तरह के होते हैं इसमें, पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री क्या होता है, देखो पॉलीजिनी का मतलब होता है वन मैन जिसके दो से ज्यादा वाइफ हैं. ठीक है. सो पॉलीगैमी जो है वो एक जनरल टर्म है कि कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसके बहुत सारे पार्टनर्स हो, दो से ज़्यादा. ठीक है. अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि वन मैन इज हैविंग मैनी वाइफ, तो ये हो जाएगा पॉलीजिनी. ठीक है, प्लीज रिमेंबर मैनी वाइफ यानी पॉलीजिनी. ओके, एंड सेम अगर हम बात करें कि एक वाइफ है और उसके बहुत सारे हस्बैंड हैं, तो ये क्या है, पॉली एंड्री. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बना के भी याद कर सकते हो. कॉमन की जब बात होगी तो पॉलीगैमी आएगा. ठीक है, अगर सिर्फ स्पाउस की बात हो रही है. ठीक है, नॉट मेल फीमेल, अगर सिर्फ स्पाउस की बात हो रही है तो हो जाएगा पॉलीगैमी. ठीक है, ये की टर्म्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर. नाउ पॉलीएंड्री इज यूजुअली फाउंड इन एरियाज वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी हार्श. नाउ पॉलीएंड्री कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी एक वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड है, ये वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं. सो दैट वन मैन टू सपोर्ट अ वाइफ एंड चिल्ड्रन अलोन बिकम्स रियली हार्ड. तो क्या होता है, वहाँ पर एक वाइफ को बहुत सारे हस्बैंड्स चाहिए होते हैं टू हेल्प. ओके, एक्सट्रीम पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो पॉलीएंड्री हेल्प्स रिड्यूस
the number of children in a family, controlling the population size to match the limited resource available. Polyandry में ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है. ये सारी स्टडीज़ हैं गाइज जो यहाँ पे मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, सो दैट आप लोग बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सको. ठीक है. सो पॉलीएंड्री में हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक ही वाइफ होगी तो उसके बच्चे भी कम होंगे, जाहिर सी बात है ना. तो इससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल होता है. ओके. अब दो टर्म है जो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन है आपके इस चैप्टर में, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स. मैरिज से रिलेटेड है एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी. देखो, एंडोगेमी का मतलब होता है कि लाइफ पार्टनर्स कैन बी सेलेक्टेड ओनली फ्रॉम विद इन देयर ग्रुप. मैरिंग अ पर्सन फ्रॉम विद इन ओन ग्रुप इज कॉल्ड एंडोगेमी. यानी कि जब आपको बोल दिया गया है कि आप एक अपना जो ग्रुप है उसी में से सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आपको शादी करनी है. ठीक है. सो यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट यू हैव टू रिमेंबर इज विद इन ग्रुप. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. सो यू हैव टू मैरी विद इन ग्रुप. ओके. अब वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, कास्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, ट्राइब हो सकता है, विलेज हो सकता है. ओके. सो एंडोगेमी कब होगी? जब आपको एक ग्रुप बता दिया गया है कि आप इसी में से शादी करेंगे. एक्सोगेमी क्या होता है? दैट यू हैव टू मैरी आउटसाइड ग्रुप. ठीक है. इसमें तो आपको बता दिया जाता है कि आपको इसमें से ही शादी करनी है, बट एक्सोगेमी में इसका जस्ट अपोजिट होता है. आपको बता दिया जाता है कि आपको इसके बाहर से शादी करनी है. ठीक है. इसमें इस ग्रुप में आप शादी नहीं कर सकते. ओके. सो यहां पर कीवर्ड क्या हो जाता है? आउटसाइड ग्रुप. अब इसके बाहर कोई भी हो, यू कैन मैरी विद देम. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. ना, मैरिज फ्रॉम विद इन ग्रुप इज नॉट अलाउड. यानी एक ग्रुप है उसमें आप शादी नहीं कर सकते. इट इज नॉट अलाउड. बहुत सारी ऐसी कास्ट होती हैं जहां पर आपको बोल दिया जाता है आप उनसे शादी नहीं कर सकते, आप अपने भाई बहनों से शादी नहीं कर सकते, है ना. सो मैरिज बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेशन इज नॉट अलाउड. जैसे अगर इस ग्रुप में आपके सारे ब्लड रिलेटिव आ गए तो इनमें आप शादी नहीं कर सकते, इनके बाहर आप किसी से भी करो. तो दो ये इंपॉर्टेंट रूल हैं जो सोसाइटी में होते हैं. एक वो जिसमें एक ग्रुप है जिसमें आप उसी में शादी करें, दैट इज एंडोगेमी. एंड उस ग्रुप में ना करें, बाहर करें, आउटसाइड ग्रुप, तो दैट इज एक्सोगेमी. सो विद इन ग्रुप एंडोगेमी और आउटसाइड ग्रुप एक्सोगेमी. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. एंडोगेमी एंड ये हो गया एक्सोगेमी. ओके. एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सोगेमी ब्रिंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रेस एंड रिलीजन टुगेदर. सो एक्सोगेमी में ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप शादी कर सकते हैं किसी से भी, राइट. कास्ट वगैरह जो है वो मिक्स हो सकती हैं, रेसेस मिक्स हो सकते हैं. ओके. सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. फाइंड द एग्जाम्पल्स. यू कैन शेयर दीज थिंग्स इन कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो. मुझे एग्जाम्पल बताइएगा इंडोगेमी का और एक्सोगेमी का. Okay, now the matter of arranging marriages, rules and prescription. In some society, parents or relatives decide who a person will marry, while in others, people are free to choose their own partners. कुछ सोसाइटी में ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको किससे शादी करनी है, बट किसी सोसाइटी में ऐसा भी होता है दैट आप फ्री हैं किसी से भी शादी करने के लिए. सोसाइटीज ऑफन हैव रूल्स अबाउट हु यू कैन और कैन नॉट मैरी. ये मैंने आपको बताया. कुछ सोसाइटीज में रूल होते हैं, मैंने आपको ये रूल्स भी एक्सप्लेन कर दिए. एंडोगेमी, एक्सोगेमी. ठीक है, देखो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने वहां पे ऐड किया है. इंडोगेमी क्या होता है? मैरिंग विद इन योर ग्रुप, कास्ट, रिलीजन, एथनिक. आई जस्ट टोल्ड यू. एक्सोगेमी क्या होता है? आउटसाइड योर ग्रुप. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके. दीज ग्रुप्स कुड बी बेस्ड ऑन क्लैन, कास्ट, कोई भी ग्रुप हो सकता है. Now, a girl is married into a family from another village far from her home. This was done to help the bride adjust to her new home without interference of her own family. Geographical distance and patrilineal system meant that married daughters rarely visit their parents. आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, शादी जो है लड़की की वो बहुत दूर करी जाती है ताकि बार बार वो अपने घर वापस ना जा सके. योर अंडरस्टैंडिंग. सोचो कितना डेप्थ है इन सब चीज़ों में. लिविंग होम आफ्टर मैरिज वॉज ऑफन सैड फॉर डॉटर्स एंड दिस इमोशन इज कैप्चर्ड इन मेनी फोक सॉन्ग्स. बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं जिसमें हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे डॉटर्स जब अपना घर छोड़ती हैं सो वो काफ़ी सैड एक्सपीरियंस होता है. ओके. सो ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ सोशोलॉजिस्ट आपको अभी से नोटिस करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, अगर आपको सोशोलॉजी आगे पढ़ना है और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है. ठीक है. सो प्लीज़ रिमेंबर. नाउ
थोड़ा सा पोर्शन आपके एनसीईआरटी में किनशिप का दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। आई होप आपको अभी मैरिज और फैमिली दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग सिर्फ किनशिप तक ही अपना क्लास रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के 3 इंस्टीट्यूशन पढ़ाऊंगी, दैट इज़ वर्क इकोनॉमिक एंड योर रिलीजन एंड एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का कवर करेंगे। अभी हम लोग किनशिप देख लेते हैं। देखो, किनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। ओके, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, किनशिप मतलब लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप या तो मैरिज के थ्रू हम देखते हैं या ब्लड रिलेटिव्स देखते हैं। नाउ व्हाट इज ब्लड रिलेटिव? पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, चिल्ड्रन हो गए। मैरिज में आपका आ जाएगा हस्बैंड वाइफ, राइट। सो ये दो हैं जिनके रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं किनशिप में। ओके, मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप। सोशोलॉजी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो मैरिज एक सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है, यानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। When two people marry, they become kin to each other. जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो क्या होता है, वो लोग किन बन जाते हैं एक दूसरे के, राइट। अब दो तरह की फैमिलीज हमें देखने को मिलती है गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। कौन सी है वो दो फैमिली? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का मतलब है वो फैमिली जो आप अपने मैरिज के बाद बनाते हो, और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कौन सी होती है? जिसमें आपका बॉन्ड होता है। ओके, सो अभी जो भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं, आप लोग अभी कौन सी फैमिली में हो? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में हो। और अगर कोई ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, तो वो अभी है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में। ओके, ना दो और टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज रिलेटिव्स बाय ब्लड को हम लोग कॉन्जैंग्यूनस किन कहते हैं, और मैरिज के बेसिस पे जो रिलेटिव होते हैं उसे हम लोग एफिनल या फिर अफाइंस कहते हैं। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के साथ कौन सा जाएगा? कॉन्जैंग्यूनस किन, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन के साथ एफिनल। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, यू हैव टू सी दैट एज वेल, ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हो, राइट। नाउ फैमिली एंड इकोनॉमिक लाइफ आर क्लोजली लिंक्ड। फैमिली और इकोनॉमिक लाइफ बहुत लिंक्ड होती है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक लाइफ, दैट मीन्स वर्क एंड योर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं, और जो भी आप लोग भूलना चाहते हो यू कैन कमेंट। जिस तरह से लास्ट चैप्टर्स में आप लोगों ने कमेंट किया है, प्लीज़ डू इन दैट एज वेल। ओके, so that's it for today guys. I hope you like today's class. Don't forget to subscribe if you're a sociology student, and let me know in the comment section कि if you are liking these classes or not. Okay, और playlist में जाके भी देख लेना, अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, you might find some useful content. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम, तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तुम लोग मुझे यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन इफ़ यू आर अ 11th-12th स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं अभी 11th या फिर 12th में, तो प्लीज़ आप लोग ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करिए। ठीक है, इसका नाम आपको चेंज मिलेगा, जब आप ये मेंशन करोगे आपको मिलेगा CUET UG सोशल साइंस। ठीक है, वाई सोशल साइंस? because very soon I am going to start teaching for the SST part of CUET UG, यानी कि 11th-12th बेसिकली जो आपका SST पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड एवरीथिंग, वो सभी मैं कवर करने वाली हूँ बहुत जल्द। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दीज थिंग्स। ओके, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन टॉक टू मी हेयर। ओके, तो बाय बाय गाइज, कल मिलते हैं बाकी के चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग।